नमस्कार। हमारे रवीश कुमार पांडे भैया ने एनडीटीवी छोड़ दिया है, मतलब इस्तीफ़ा दे दिया। और इस बात से काफ़ी लोग बहुत दुखी हैं और बहुत सारे लोग बहुत प्रसन्न हैं। उन्हें लगता है कि मोदी का एक बहुत बड़ा विरोधी कम हो गया, और कुछ लोगों को लगता है कि सच्ची और ईमानदार पत्रकारिता का अंत हो गया। तो दोनों लोगों और दोनों पक्षों के लिए एक जैसी सहानुभूति है। पहली बात तो रवीश कुमार जी कोई बेचारे आदमी नहीं हैं, और अब उनकी इतनी फ़ैन फॉलोइंग है कि वो यूट्यूब और किसी भी इंडिपेंडेंट जगह से माध्यम से और खुद पर्याप्त तरीके से अपनी बात कह सकते हैं और लोगों के बीच बने रह सकते हैं। अब वह एक बड़ी शख्सियत बन चुके हैं, मतलब उनका लिखा हुआ, उनका कहा हुआ, या फिर वो जो बताना चाहते हैं उसे सुनने और समझने वालों की पर्याप्त संख्या है। ऐसे में उन्हें बेचारा समझना बंद करिए। और यूट्यूब पर जो रवीश कुमार ऑफिशियल उनका यूट्यूब चैनल है, वो बहुत जल्द 25 लाख का आंकड़ा पार कर जाएगा, मतलब सब्सक्राइबर। और इसके कितना आगे जाएगा यह भी आप सोच सकते हैं। मतलब सबसे बड़े यूट्यूबर की श्रेणी में भी वो बहुत जल्दी आ सकते हैं। मतलब उनकी बात लोगों तक आसानी से पहुंचती रहेगी और आप जी भर कर उनको सुनिए, सहमत असहमत होइए, या बाकी यूट्यूबर्स जैसे चल रहे हैं वो भी चलते रहेंगे। लेकिन एक बात निश्चित रूप से भरोसा करने लायक है कि उनकी कमाई और उनके कहने की जो तौर तरीके हैं और जगह है, और उनको सुनने वालों की कोई कमी नहीं होने वाली है। और कमाई में तो कोई कमी नहीं होगी। उनका परिवार चाहे न्यूयॉर्क में रहे या दुनिया के चाहे जिस जगह में रह सकता है, और अपनी एक ख़ास पक्ष में जो निष्पक्षता है वैसे ही शानदार पत्रकारिता कर सकते हैं। और बाकी पत्रकारों को गोदी मीडिया भी लगातार कहते रह सकते हैं, जैसा कि दूसरे पत्रकार भी इसी तरह के तमाम आरोप लगाते रहते हैं। और एनडीटीवी का भी दूरदर्शन से शुरू होने वाले इतिहास को भी बताते रहते हैं। तो अगर आप रवीश कुमार को ही केवल फॉलो करते हैं और आपको बाकी चीज़ें नहीं पता है, तो फिर आपके साथ भी सहानुभूति होनी चाहिए, और हमारी सहानुभूति आपके साथ है। और रवीश कुमार भाई को जो लोग मोदी विरोधी मानते हैं उनके साथ भी है। भाई, एक आदमी अपना काम कर रहा है, आपको नहीं पसंद आता तो आप किसी और दूसरे का चैनल देख लीजिए, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। अब रवीश कुमार की जो भाषा है, प्रस्तुतिकरण है, वह बाकी लोगों से बेहतर है, सुनने में अच्छा लगता है, शब्दों पर बेहतरीन पकड़ है और इसलिए सुने भी जाते हैं। तो एक ऐसा देश जहाँ पर 135 करोड़ लोग रहते हों, तो किसी भी विचारधारा और किसी भी बात को कहने वाले कभी निराश नहीं होते हैं। उन्हें पर्याप्त संख्या में व्यूअर, सब्सक्राइबर मिल जाते हैं। और अगर आप अच्छे ढंग से चीज़ों को कहते हैं तो वह संख्या और भी ज़्यादा होती है। तो फिर हमारे रवीश भैया के पास कहाँ से कमी रहेगी। रवीश कुमार के एनडीटीवी छोड़ने से अगर किसी को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा तो सोचिए वह कौन होगा। तो वह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। सोचिए, जैसे ही प्राइम टाइम शुरू होता था, हमारे रवीश भैया हर खबर में यह खबर ज़रूर ढूंढ लेते थे कि कैसे सरकार नाकाम है, कैसे देश का अपमान हो रहा है, कैसे देश में कट्टरता बढ़ रही है,
कैसे 2014 से देश में तानाशाही आ गई है, अर्थव्यवस्था का सत्यानाश होता जा रहा है, देश पर किस तरह से खतरे हैं, हिंदू मुसलमान कितना हो रहा है। एक हैरान परेशान चिंतित पत्रकार जो देश की चिंता में लगातार दुबला होता जा रहा है। तो कुछ इस तरह की छवि हमारे रवीश भैया ने बना ली थी। और एनडीटीवी का अडानी के हाथों में बिकना भी, मतलब वो रामायण की जो भगवान राम की रावण पर विजय, मतलब सत्य की असत्य पर विजय के बजाय असत्य की सत्य पर विजय, पत्रकारिता का अंत, कुछ इस तरह से बताया जा रहा था। और खुद को शहीद और पत्रकारिता का सबसे बड़ा पैरोकार भी उन्होंने साबित किया खुद को। अच्छा लगता है, क्या बेहतरीन भाषा में चिड़िया ने घोंसला छोड़ दिया। वाह, सच में बहुत अच्छा लगा था। लेकिन समाचार में जब तथ्यों, तर्कों, घटनाओं का विश्लेषण, उसका प्रभाव और आकलन के बारे में बात करने के बजाय अगर कोई पत्रकार अपने व्यक्तिगत विचार समाचारों पर हावी कर देता है, मतलब समाचार की जगह किसी व्यक्ति के विचार अगर वहाँ दिखने लग जाएं, तो वहाँ पत्रकारिता नहीं रह जाती है। और जो पत्रकारिता हो रही है शायद पूरी दुनिया में इसी तरह के एजेंडे चलाए जा रहे हैं, किसी चीज़ के पक्ष में या फिर किसी चीज़ के विरोध में एजेंडा सेट किया जाता है और पूरे सच में से कुछ सेलेक्टिव ट्रुथ ढूंढ लिए जाते हैं और उसी से चीज़ों की व्याख्या की जाती है। हमारे यहाँ की भी मीडिया उससे अलग नहीं है। तो किसी को एकदम से सही या फिर किसी को एकदम से गलत बताने का जो चलन है, जैसा कि हमारे यहाँ टीवी सीरियलों में होता है, हीरो और विलेन, ख़ास तौर पे महिलाओं को जो डेली सोप ओपेरा चलते हैं, फैमिली ड्रामा, गजब के ढंग से होता है। मतलब एकदम डरावने तरीके से प्रस्तुतिकरण कि आपको परिवार और महिलाओं और जो घर के, जो हमारे परिवार में जो रिश्ते नाते हैं, सबसे भरोसा ही उठ जाए। तो हमारे न्यूज़ चैनल भी कुछ इसी तरह हो गए हैं। वह समर्थक और विरोधी के खेमे में तो बटे हुए ही हैं, लेकिन प्रोपेगेंडा चलाने की वो मशीन भी बन गए हैं। किसी भी चैनल का नाम लीजिए, निष्पक्षता जैसी कोई चीज़ नहीं है। और अब एनडीटीवी की बात कर लीजिए, तो एनडीटीवी मतलब राधिका राय, प्रणव राय की एक कंपनी जो न्यूज़ बिजनेस करती है। और न्यूज़ बिजनेस में जो प्रॉफिट लॉस जैसा कि बिजनेस में होता है, और उसका सबसे बड़ा खेल है। और आप भारतीय स्टॉक एक्सचेंज से भी, मतलब इस तरह के जो सिक्योरिटीज़ बोर्ड है उसमें आप रजिस्टर भी हैं, और बिजनेस के जो अपने नियम होते हैं और आप घाटे में चल रहे हैं। तो बाकी कंपनियों को जैसे टेक ओवर किया जाता है, ख़रीदा बेचा जाता है, उसी तरह एक न्यूज़ बिज़नेस करने वाली कंपनी को भी ख़रीदा बेचा गया है। इसमें अगर आपको कोई सहानुभूति होती है या फिर जो भी भाव आपके अंदर आते हैं, तो सच में आप बड़े सज्जन आदमी हैं। अब जैसे ट्विटर को एलन मस्क ने ख़रीद लिया, इसमें बाकी कौन फ्रेम में आता है? कोई पिक्चर में नहीं आएगा। तो ये भी एनडीटीवी बिका, ख़रीदा गया, फिर बाकी लोग फिर किसी कंपनी को ख़रीदेंगे, बेचेंगे, और इस पर चर्चा भी नहीं होती कि किसको किसने ख़रीदा। और जो बड़ी कंपनियां और बड़े लोग होते हैं वही समाचार संस्थाओं को भी चला रहे हैं। आप बड़े बड़े अखबारों को भी देखिए तो उनको कौन चला रहा है और उन बड़ी कंपनियों के खिलाफ कितनी खबरें आती हैं। ये अलग बात है कि आपको जो अच्छा बुरा लगता है उस हिसाब से आप गालियां दे रहे हैं, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है। एनडीटीवी न्यूज़ बिजनेस करती है और बिजनेस में घाटे हुए, कर्जे लिए, समय पे कर्जे नहीं चुका पाए, एक दूसरी कंपनी ने खरीद लिया। उस कंपनी के अपने तौर तरीके होंगे, वैसे चलेगी, और किसी के आने जाने से कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा। उस जगह को भरने के लिए दूसरे बहुत सारे लोग लाइन में खड़े हैं, और वो बेहतर तरीके से करेंगे और अच्छा भी करेंगे,
और बुरा भी करेंगे, फिर लोग तलाशे जाएंगे और यह क्रम चलता ही रहता है। रवीश कुमार के पहले भी बहुत सारे पत्रकार थे, आगे भी बहुत सारे पत्रकार आएंगे जाएंगे, और रवीश कुमार अभी हैं और उनको लिखने बोलने कहने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आपको कोई यह कहता है कि उसको कहने बोलने से रोका जा रहा है तो वह झूठ बोल रहा है। अब हमारे पास माध्यमों की कोई कमी नहीं है, बस हमारे पास कहने का तरीका और शब्द होना चाहिए। जैसे कविता लिखने से आपको कोई नहीं रोक सकता है और उसके अर्थ समझने समझाने से भी कोई नहीं रोक सकता है, बस आपको कहना आना चाहिए। आप कौन हैं, आप कैसे कहते हैं, आपके कहने का अंदाज क्या है, काफ़ी कुछ इस बात पर निर्भर करता है। हास्य, व्यंग और बहुत से तरीक़ों से चीज़ें कही जा सकती हैं। लेखन कला है और उसमें आलोचना प्रशंसा के भी हजार तरीके हो सकते हैं। अब आप में रचना धर्मिता कितनी है और आपके कलम में कितनी ताकत है, यह इस बात पर निर्भर करता है। और रवीश कुमार के पास भी शब्द हैं और वो कहेंगे। रवीश कुमार कोई एक व्यक्ति नहीं होता है, वह सभी व्यक्तियों में होते हैं, मतलब एक प्रतीक होता है। आप उसका चाहे जो नाम दीजिए, अगर वह आलोचना करता है, प्रशंसा करता है, किस तरफ झुका हुआ है। और सोशल मीडिया, इंटरनेट या जितनी भी तरह की तकनीकी साधन हमारे पास हैं, किसी भी व्यक्ति को महान और एकदम से बुरा मानने की गलती मत करिए। अगर आप किसी को मान रहे हैं तो क्यों मान रहे हैं, कहीं इसके पीछे आपकी जाति और आपका धर्म तो नहीं है कि आप फलाने जाति या फिर फला धर्म से बिलोंग करते हैं, इसलिए इस बात का समर्थन और विरोध तो नहीं कर रहे हैं। या फिर आप किसी एक संगठन से जुड़े हुए हैं जिसकी विचारधारा में इतने डूबे हुए हैं कि आपको कोई और बात या फिर विचार नहीं समझ में आता है। तब आपका मालिक कौन होगा, आप खुद इस बात का निर्णय ले सकते हैं। आप किसी भी बड़े विचारक, लेखक या पब्लिक में बात रखने वाले की बातों पर थोड़ा गौर करिए। उसके कुछ महीनों का, कुछ सालों का या फिर 10-15 वीडियो का आकलन कर लीजिए और यह निष्पक्ष होना चाहिए कि वह कौन सी बात करता है। अब आइए रवीश भैया का ही आकलन करते हैं तो सन 2014 से देश में एक आसन्न खतरा का वह हर समय जिक्र करते रहते हैं कि अब लोकतंत्र खतरे में है, लोकतांत्रिक संस्थाएं सुरक्षित नहीं हैं, अर्थव्यवस्था का सत्यानाश हो रहा है, महंगाई बेरोजगारी बढ़े जा रही है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बेइज्जती हो रही है, हिंदू मुस्लिम संघर्ष बढ़ रहा है। यही बातें हम लगातार सुन रहे हैं। असुरक्षा, डर और हीन भावना से भरने की हमें कोशिश हो रही है और लगातार डराया जा रहा है। इस तरह की पत्रकारिता हो रही है कि बताया जा रहा है हम कितने खतरे में हैं। 2014 से अब तक 8 साल हो चुके हैं। अल्पसंख्यकों, दलितों को कितना खतरा है, ये 2014 से हमें लगातार बताया जा रहा है। 8 साल में कितने खतरे हुए, अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर का कितना सत्यानाश हुआ। भाई बताइए ना एक बार आंकड़ों से। 8 साल में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ तो फिर आपकी बात गलत साबित हो रही है। अगर लगातार चुनाव में एक व्यक्ति चुनाव जीत कर आ रहा है, चुनाव जीतना मतलब लोकतांत्रिक तरीके से, क्योंकि चुनाव मतलब ही लोकतंत्र होता है। हम उससे सहमत असहमत हो सकते हैं, सामने वाले की एक अपनी विचारधारा है और मैं जिस विचारधारा से बिलोंग करता हूँ, जनता उससे सहमत नहीं हो रही है या फिर जो नेतृत्व उस विचारधारा को लीड कर रही है वो जनता के बीच में अपनी विश्वसनीयता नहीं साबित कर रही है या नहीं कर पा रही है, और दूसरा व्यक्ति जनता के बीच अपने भरोसे को कायम कर रहा है और उसे वोट भी मिल रहा है और वो चुना भी जा रहा है। ऐसे में जनता को बल कहने यह शुरू कर दे रहे हैं यह लोग जो अपने आप को बुद्धिजीवी, सेक्युलर और पता नहीं क्या क्या मान बैठे हैं
कि जनता में इतनी अकल नहीं है कि वह किसे चुने। मतलब जो आप कह रहे हैं, आपकी सहमति वाली बात से अगर वो सहमत हो और आप जिसे चाहते हैं उसे वह चुने तो वह सही है। अगर वह आपसे असहमत है और किसी और को चुन रहा है तो वह गलत है। यह कैसे हो सकता है? तो वास्तव में समझना तो आपको है। आप लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन नहीं कर रहे हैं या उनको वह इज्जत नहीं दे रहे हैं जो आपको देनी चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र का तो मतलब यही होता है ना कि जिससे हम असहमत हैं उनको भी हम पर्याप्त इज्जत और सम्मान देंगे और फिर अब उसकी लीडरशिप है। भाई हम असहमत हैं तो हम जनता के बीच जाएंगे और 5 साल के लिए वो चुना गया है, फिर जनता को हम कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए ये सही नहीं है, ये सही है, आइए हम दूसरी सरकार चुनते हैं। और फिर आप चुनाव होता और आप हार जाते हैं लेकिन आप कह वही रहे हैं। लगातार चुनाव में आपका विश्लेषण गलत साबित हो रहा है क्योंकि आप एक खास माइंडसेट से चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सच्चाई तो ये है और उसके भी पर्याप्त समर्थक हैं क्योंकि एक बड़ी आबादी, वही जो बात पहले की गई थी, एक बड़ी आबादी समर्थक और विरोधियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध करा देती है और ऐसे में पत्रकारिता और विमर्श कमज़ोर पड़ जाता है और समाज में वास्तव में हो क्या रहा है इसका पता आप जैसे लोग नहीं चलने देते हैं। पत्रकारिता का मतलब होता है कि समाज में वर्तमान में क्या हो रहा है, पत्रकार इस बात का सही आकलन करें और सरकार और समाज तक इस बात को पहुंचाएं। अगर आप इस बात का आकलन नहीं कर पा रहे हैं और आप जो चाहते हैं वह समाज में देखना चाहते हैं तो वास्तव में आप पत्रकार नहीं हैं। तो सबसे पहले आप पत्रकार हैं कि नहीं और आप एक खास पक्ष में झुके हुए हैं कि नहीं, दोनों बातें तय कर लीजिए। अगर आप खास विचारधारा के समर्थक या विरोधी हैं तो भी आप पत्रकार नहीं हो सकते हैं क्योंकि तब आप निष्पक्ष आकलन नहीं कर पाएंगे। और हमारी पत्रकारिता के साथ यही समस्या आ रही है कि पहले से हम एक खास विचारधारा की तरफ झुके हुए हैं। अच्छा तो ये होगा कि हमारे तमाम पत्रकार, विचारक और इन्फ्लुएंसर जितने भी लोग हैं उनको खुलकर ये बता देना चाहिए कि वह किस पार्टी और किस विचारधारा से संबंध रखते हैं, क्योंकि तब वह जब यह बातें कहेंगे तो हमें दिक्कत नहीं होगी और हम उस उम्मीद से उनको नहीं सुनेंगे कि वो कोई सही बात या समाज को की वास्तविक दशा और दिशा बताने में सक्षम है। तो जो भी विचार रखने वाले लोग हैं उन्हें यह तय कर लेना चाहिए कि वह सच में निष्पक्ष हैं कि नहीं और उनमें कैसे इस बात की सामर्थ्य है कि समाज में जो हो रहा है उस सच का आकलन वो सच में कर पाएँ। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप प्रचारक हैं, आप चाहे समर्थन में हो चाहे विरोध में हो, आप रवीश कुमार हो या कोई और हो। हमको किसी की बात अच्छी लगे खराब लगे वो सारी चीज़ें अपनी जगह हैं और जम के मनोरंजन करिए क्योंकि आपको हमको सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। हम अपने जातीय धार्मिक पूर्वाग्रहों, दुराग्रहों और तमाम दुर्भावनाओं से ग्रसित लोग हैं और पहले से ही हमारे दिमाग में तमाम ऐसी चीज़ें सेट है कि हम वही चीज़ देखना चाहते हैं और इसी प्रक्रिया में हमने सच्चाई देखना, समझना, सोचना बंद कर दिया है और उसका परिणाम होता है कि जो भी समाचारों के विश्लेषक होते हैं, न्यूज़ चैनल हैं और अखबारों में भी खास तरफ झुके हुई बातें रहती हैं और वह कोई सही आकलन नहीं कर पाते। और अभिव्यक्ति भारत में अब भी आज़ाद है, इस पर कोई पहरा नहीं है, बस आपके पास सही शब्द और तरीका होना चाहिए। या यूँ कहा जाए दुनिया में कहीं भी अभिव्यक्ति को रोका नहीं जा सकता है। आपको रोक सकते हैं पर आपकी अभिव्यक्ति को नहीं रोक सकते हैं क्योंकि अगर आपके पास शब्द और तरीके सही हों, बहुत सारे तरीक़ों से हम यह रास्ते निकाल सकते हैं। अब आप पूछे कौन सा तरीका होता है तो ये आपको ढूंढना होगा। आप जिस समाज में रहते हैं, जिस तरीके से रहते हैं, जिस तरह की भी बंदिशें हैं, उससे आज़ाद होने के लिए आपको ही लड़ना है और आपको ही तरीका ढूंढना है। फ़िलहाल ईरान की महिलाओं के लिए ढेर सारी बधाइयाँ
क्योंकि वहाँ की सरकार ने मोरल पुलिस फोर्स को भंग कर दिया है और वहाँ की महिलाएं इसके लिए लड़ी, और महिलाओं को लड़ने में उनके घरों के पुरुषों और सहकर्मियों मित्रों ने भरपूर साथ दिया, और वो सारे पुरुष थे, इसलिए महिलाएं लड़ सकी। तो एक दूसरे के साथ खड़े होइए और सच के साथ खड़े होने की आदत डालिए। किसी भी पूर्वाग्रह दुराग्रह से इसके लिए मुक्त होना पड़ेगा। फलाने सही है, ढिमाके गलत हैं, पहले से ऐसा कुछ मत मानिए। अपने आसपास के सच को देखिए और सच के साथ शामिल हो जाइए। बाकी कुछ नहीं करना है, चीज़ें ऐसी चलती रहेगी। जो कुछ बुरा हो रहा है, अगर कुछ कर सकते हैं तो उसमें जो आपका योगदान है सिर्फ उसको कम करिए। बाकी बहुत अच्छा है। इसी के साथ ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।